हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके हाजिर हूँ मैं शिवम वर्मा और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा टॉपिक में आते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना संवैधानिक तरीके से किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा है संवैधानिक तरीके से किस वर्ष की गई थी। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कौन कौन से लिखे हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1988 और तीसरा है 1992 और चौथा लिखा हुआ 1990। तो आपको एक ऑप्शन इसमें पिक करना है और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा हो तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सेबी की स्थापना की। तो इसके जो सेबी की स्थापना हुई थी, इसमें 2 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। ठीक है, ये जो संवैधानिक लिखा है ना आपको, ये ठीक है, यही कन्फ्यूजन पैदा करेगा। क्योंकि संवैधानिक एक होता है और एक होता है गैर संवैधानिक। एक संवैधानिक होता है, जैसे हमने कह दिया संवैधानिक, ठीक है, कोई भी चीज़ ये हमने ये नियम को निर्माण कर दिया और ये जो नियम है वो संविधान से रिलेटेड है तो हमने कह दिया संवैधानिक है। और अगर संविधान से रिलेटेड नहीं है, संविधान से हटकर है, तो हमने कह दिया ये गैर संवैधानिक है भाई। ठीक है, कैसे गैर संवैधानिक है। वैसे ही एक होता है वैधानिक। वैधानिक यानी कि विधि के अनुसार। वैधानिक का मतलब होता है कानून के अनुसार क्या है ये सही है, और गैर वैधानिक का मतलब होता है कानून के खिलाफ है ये। ठीक है, तो वैसे ही दो चीज़ें, एक संवैधानिक और दूसरा गैर संवैधानिक, और एक वैधानिक और दूसरा गैर वैधानिक। तो सेबी के स्थापना के विषय में भी यही 2 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं कि जो सेबी की स्थापना हुई थी वो एक्चुअली में हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ठीक है, लेकिन जब ये स्थापना हुई थी तो ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक तरीके से की गई थी। ठीक है, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक तरीके से, गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक तरीके से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1992 में, कब? 1992 में इसे क्या कर दिया गया? इसको संवैधानिक बना दिया गया। इसको संवैधानिक बना दिया, और जब संवैधानिक बन गई तो अपने आप से क्या बन गई है? ये वैधानिक बन गई भाई। अगर संविधान के अनुसार इसको दर्जा दे दिया गया, संविधान के हिसाब से इसको दर्जा दे दिया गया, तो जब संविधान में इसको दर्जा मिल गया तो भाई विधि में तो दर्जा मिलेगा ही, क्योंकि विधि और संविधान बात तो एक ही है, कानून और संविधान, है ना, बात तो एक ही है। तो अगर ये संवैधानिक यहाँ से ना लिखा होता तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन जैसे ही संवैधानिक शब्द जुड़ गया तो हम कहेंगे इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना 1992 में होगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी आखिरकार ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हम लोग देखते हैं सेबी। ठीक है, आप लोगों से कभी कभी सेबी ही लिखा, आप लोगों को, आप लोग भी जानते होंगे कि सेबी नाम आपने ज़्यादा सुना होगा। बहुत सारे लोग जो है इसको हिंदी नाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है उनमें, तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखिएगा। सेबी का मतलब ही होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो हम लोग सेबी की बात करेंगे तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी 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 एक्सचेंज। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किसका फुल फॉर्म होता है? तो ये सेबी का फुल फॉर्म होता है, सेबी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हमने बता दिया आपको 1988 में हुई थी। ठीक है, 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी, लेकिन संवैधानिक तरीके से उसको मान्यता कब दे दी गई? तो 1992 में दे दी गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। मुंबई कहाँ की राजधानी है? तो ये है महाराष्ट्र की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आप लोग बताओगे माधवीपुरी बुच। क्या नाम है इनका? माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी
बुच जो हैं ये वर्तमान में इसकी क्या है, इसकी सीईओ है। कौन है, वर्तमान में इसकी सीईओ है। और इनसे पहले अभी 1 महीने पहले इनको क्या बनाया गया है, सेबी का सीईओ बनाया गया है माधवीपुरी बुच को। और इससे पहले अजय त्यागी जी थे। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले अजय त्यागी जी थे। अब बात करोगे सेबी काम क्या करता है, तो हमने कहा कि जो सेबी है वो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वायदा बाजार, व्युत्पन्न बाजार, इन सभी को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, तो सेबी करेगा। आप लोग सोच रहे होंगे शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है, शेयर मार्केट क्या होता है, तो शेयर मार्केट का सीधा संबंध बाजार से है। प्रतिभूति के क्रय और विक्रय से संबंधित शेयर बाजार होता है। शेयर बाजार में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। और शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लगाना। मान लिया कोई कंपनी है और उसने पहली बार अपने शेयर जारी किए हैं, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आईपीओ बोलते हैं। शेयर का सीधा संबंध होता है, जैसे हमने कह दिया कि कोई कंपनी है और उसको 5 करोड़ रुपए से कोई व्यापार खोलना है, ठीक है, 5 करोड़ से खोलना है। तो जो व्यापारी होते हैं वो जाहिर सी बात है वो अपना पैसा लगाने में थोड़ा कतराते हैं। उनके पास जितनी जमा पूंजी है वो उसको सेव रखना चाहते हैं और इन्वेस्ट जो है उसमें से बचा कर करना चाहते हैं। हमने कह दिया हमारे पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो वो सोचेंगे कि हम 4 करोड़ रुपए बचा लें, 1 करोड़ रुपए लगा लें और बाकी 4 करोड़ रुपए हम बाजार से उगाही कर लें, ठीक है। तो 5 करोड़ से उसको कंपनी स्टार्ट करनी है, उसने 1 करोड़ रुपए लगा दिया है अपनी, और फिर बाद में मार्केट में लाएगा, अपनी शेयर लाएगा और बाजार में उतारेगा और कहेगा प्रति 1,000 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, एक शेयर है। और उसमें ये लिखा होता है कि जो व्यक्ति शेयर खरीदेगा उसे कंपनी में हम क्या कर देंगे, हिस्सेदारी दे देंगे, क्योंकि शेयर का मतलब ही होता है उसे कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाना, ठीक है। तो यही बात होती है कि शेयर की, ठीक है, शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट में कपड़ा, खीरा, तरबूज ये सब बेचे नहीं जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ प्रतिभूति, ठीक है, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है, ठीक है। दूसरा हमने कह दिया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वो होता है, जैसे हमने कह दिया कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को बाजार का ज्ञान कम होता है। बाजार का ज्ञान कम होता है इसलिए क्योंकि हमने वो चीज़ें पढ़ी नहीं होती हैं, वहाँ की शब्दावली इतनी ज़्यादा कठिन है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। हमें क्या होता है, हमें रिस्क लगा रहता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे ना करें, किससे लाभ होगा, किससे हानि होगा, कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें ताकि हमको ज़्यादा लाभ हो जाए। लेकिन शेयर मार्केट रिस्क से तो भरा ही होता है, तो आम आदमी इसमें निवेश करने से बहुत कतराता है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि भारत में केवल 2% व्यक्ति ही क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी 98% लोग आज भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ की शब्दावली बहुत जटिल है और यहाँ पर रिस्क बहुत होता है। और आम आदमी यहाँ पे निवेश करने से कतराता है, क्योंकि उसको ये सारे शब्दों की जानकारी नहीं होती है, शेयर बाजार का पता नहीं होता है, शेयर बाजार में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट भी होगा तो क्या करेगा, जब उसको शब्दावली नहीं पतेगी, वहाँ की पता नहीं होगी, वहाँ का कंपनी का उतार चढ़ाव नहीं पता होगा। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक ऐसा समूह लाएगा, एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बाजार की पूरा ज्ञान होता है, बाजार का पूरी समझ होती है और उनको शब्दावली का भी ज्ञान होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिक्स वहाँ पर बैठते हैं और वो लोगों से क्या कहेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करो, जैसे 500 रुपये हो गए, 1000 रुपये हो गए, और वहाँ से ये पैसा लेकर जाएंगे और एक कंपनी में नहीं लगाएंगे, ये जाएंगे और अलग अलग बहुत सारी कंपनियों में लगा देंगे। और वहाँ से, क्योंकि अगर एक कंपनी में इन्होंने लगाया और मान लिया पैसा डूब गया तो इनका तो पूरा पैसा चला गया, इसलिए एक जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत जगह इन्वेस्ट करेंगे, ताकि अगर 2-3 जगह इनको हानि हो भी जाए तो अन्य जगह से इनको लाभ हो जाएगा, और जो वहाँ से लाभ होगा तो वही लाभ ये जनता को पहुंचा देंगे जिनसे लिया था, और उसी में से कुछ लाभ अपना भी कमा लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का प्रचार भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड सही है .com, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ जो लोग होते हैं जिनके द्वारा हम लोग निवेश करते हैं उनको बाजार की अच्छी समझ होती है।
ओके। अब हमने कहा कि वायदा बाजार क्या होता है। हमने वायदा बाजार में बताया था कि जो व्युत्पन्न बाजार होता है, व्युत्पन्न बाजार होता है, डेरिवेशन मार्केट होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। जैसे हमने कहते धातु में सोना चांदी हो गया, पीतल हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब वायदा बाजार के अंतर्गत आएंगी। और हमने कहा था वायदा बाजार जो होता है ना, अगर वायदा बाजार में आपने एक बार कोई चीज़ खरीद ली तो उसमें आपको लाभ ही होना है, प्रॉफिट ही होना है। जैसे हमने कह दिया आज आपने सोना खरीद के रख लिया तो सोना के भाव जो हैं गिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनकी खपत क्या होती ज़्यादा हो रही है और इनकी उत्पादकता दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी, क्योंकि इनके भंडार तो सीमित हैं, इनके भंडार तो सीमित हैं और एक ना एक दिन इनको ख़त्म होना ही है। तो वायदा बाजार ये वादा कर लेता है आपसे कि आप ये वाली चीज़ें खरीद लो तो हम आपको 100% लाभ देंगे। आप सोना खरीद लीजिए, 100% आपको लाभ हो जाएगा। चांदी खरीद लीजिए, उसके भाव जो हैं अब गिरने वाले नहीं है, वो चढ़ते ही रहेंगे, है ना। तो ये सारी क्या होती है वायदा बाजार होते हैं। जैसे हमने कहते मक्का भी वायदा बाजार में आएगी। चीनी को कभी वायदा बाजार में रखा जाता है, कभी नहीं रखा जाता है, ठीक है। आलू हो गया, ठीक है, ये सब क्या है वायदा बाजार में रखी जाती हैं। लेकिन भारत में वायदा बाजार में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको शामिल नहीं किया गया, जैसे मांस हो गया, लेकिन विदेशों में वायदा बाजार में मांस को रखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमने कहा था व्युत्पन्न बाजार। व्युत्पन्न बाजार हमने कहा कि आपको एक घर खरीदना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये आपको एक ये घर खरीदना है, ठीक है, ये घर खरीदना है और हमें घर खरीदना है 2022 में, ठीक है। अब 2022 चल रहा है तो हमें 2022 में घर खरीदना है और हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन हमको खरीदना था 2022 में। तो जिसका प्लाट है या फिर जिसका घर है, हम उससे कहने गए कि देखो भैया हम आप घर खरीदना तो चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे अभी नहीं है, तो आप क्या करिए हमें 2000 घर दे दीजिए और हम रहेंगे नहीं। हम एक वादा कर लेते हैं, हम आपसे एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आपको 2023 में पैसे दे देंगे, 2023 में पैसे दे देंगे। तो जो मकान मालिक था, ये जो मकान मालिक है, इसने कहा देखो आप 2022 में घर खरीद रहे हो, अगर आप 2022 में हमको आपने पैसा दे दिया तो हम आपको ये जो घर है ये 25 लाख का दे देंगे, 25 लाख का दे देंगे। लेकिन अगर आपने 2023 में हमें पैसा दिया है तो हम आपको 30 लाख का घर देंगे, ठीक है, 30 लाख का घर देंगे। तो जो खरीदने वाला था, विक्रेता या फिर क्रय करने वाला था, इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया कि देखो हम क्या करेंगे, हाँ हम 2023 में आपको 30 लाख दे देंगे। लेकिन उसी समय बाजार में क्या हो गई, इन दोनों के बीच में एक ये कागज हो गया और इसमें लिख गया कि मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा 2023 में, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अनुबंध हो गया कि हाँ ये घर बिक चुका है और ये 30 लाख रुपए जो है वो 2023 में दिए जाएंगे इनके द्वारा। तो एक प्रतिभूति में साइन हो गए और यहाँ पर दोनों पक्षों के साइन हो गए। तो लेकिन अब बाजार में क्या हो गई, बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो गई और ये जो घर था इसकी कीमत हो गई 35 लाख, ठीक है। तो ये क्या करेगा व्यक्ति, 2023 से पहले ही 2022 में ही इसके भाव इतने बढ़ गए थे, तो ये 2022 में ही घर को बेच देगा और 25 लाख रुपए इसको 30 लाख रुपए इसको 35 लाख के मिलने थे, क्योंकि 35 लाख में घर भाव इसके चढ़ गए थे। तो 30 लाख रुपए ये इसको दे देगा जिसका घर था और 5 लाख रुपए अपने आप में बचा लेगा यहाँ से। तो इसको कहते हैं कि ये व्युत्पन्न बाजार है, ठीक है, डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन में जो मकान की वैल्यू होती है, इसमें इस अनुबंध की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, अनुबंध की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जिसके द्वारा अनुबंध होता है उसी के द्वारा सब कुछ होता है, ठीक है। जैसे हमने कहते हैं प्रतिभूति की वैल्यू थोड़ी ना कुछ, वो तो एक कागज का टुकड़ा है, उसकी वैल्यू कोई नहीं, लेकिन वैल्यू किसकी थी, घर की थी, ठीक है। तो घर जो है उसमें अनुबंध लगा के बेच दिया था, उसको कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न बाजार, ठीक है, व्युत्पन्न बाजार कहते हैं। तो आपको पता चल गया शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वायदा बाजार, व्युत्पन्न बाजार, इन सभी को रेगुलेट कौन करेगा, तो सेबी करेगा। हमने जैसे कह दिया कि हमें इन्वेस्ट किया है हमने और कोई कंपनी जो है उसने कहा कि हम आपको इतना इतना प्रॉफिट देंगे और बाद में उसने क्या कर दिया, मना कर दिया हमें देने से, तो हम लोग सीधा कहाँ जाएंगे, सेबी के पास जाएंगे, क्योंकि सेबी क्या करती है, इनको कंट्रोल करती है। और जब सेबी के पास जाएंगे और सेबी ने मान लिया कि जो फैसला था वो उस कंपनी के पक्ष में दे दिया, तो हम लोग सैट के पास जाएंगे, सिक्योरिटी अप्लाइड
ऐसा ठीक है, इसके पास चले जाएंगे, और जब उसके पास जाएंगे तो अगर वो भी हमारे पक्ष में अगर बात नहीं कहता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये बात थी, ठीक है। तो सेबी आपको जाहिर सी बात है आज पूरा सेबी पता हो गया होगा, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार और वायदा बाजार भी पता हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं वो वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, हाल ही में अवर हेल्थ अवर प्लानेट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो अवर हेल्थ अवर प्लानेट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है, तो आप लोग बताइए। देखो हेल्थ का मतलब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे हेल्थ लिखा हुआ है, ठीक है। और जब यहाँ पे हेल्थ लिखा हुआ है तो हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ स्वास्थ्य दिवस है ना, स्वास्थ्य दिवस है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है 2022 की, तो 2022 की थीम हो जाएगी अवर हेल्थ अवर हेल्थ अवर हेल्थ और अवर प्लानेट, ठीक है, अवर हेल्थ और अवर प्लानेट इसकी क्या है, इसकी थीम है 2022 की। कौन सा दिवस है तो बताओगे विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इसको कब मनाया गया है, तो इसको मनाया गया है 7 अप्रैल को, ठीक है। कब मनाया गया है 7 अप्रैल को, और ये 2022 में ही 7 अप्रैल को नहीं मनाया गया, ये 1948 के बाद से हमेशा से 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अब आप लोग पूछेंगे 1948 में हुआ क्या था, तो एक्चुअली में जो WHO है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अब WHO को बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना होती 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को होती है। और ये काम क्या करता है कि विश्व में सभी देशों में क्या करता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, नई नई बीमारियों को देखता है, उनमें रिसर्च करता है, और किस देश में दवाओं की कमी है, किस देश में दवाओं की पूर्ति करना, ये सब इसकी जिम्मेदारी है। इसको बहुत ज़्यादा फंड भी जाता है, सबसे ज़्यादा इसको अमेरिका फंड करता है। अब आप लोग बताओ इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में, ठीक है। कहाँ है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आप लोग पूछोगे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है बर्न। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा, विश्व जल दिवस मनाया जाएगा 22 मार्च को। कब मनाया जाएगा, 22 मार्च को। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाएगा, विश्व मृदा दिवस मनाया जाएगा 22 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, विश्व मृदा दिवस मनाया जाएगा, विश्व मृदा दिवस मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाएगा, तो आप लोग बोलोगे 5 अप्रैल को मनाया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। एक बार जरा कंफर्म कर लेना तुम लोग कि विश्व मृदा दिवस क्या 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग समुद्री दिवस क्या होता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस में होता है कि जितनी भी समुद्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, समुद्र से होने वाले लाभ हैं, उनके बारे में लोगों को बताना और उनसे ये समझाना कि देखो समुद्र हमारे लिए कितना जरूरी है ना। तो इसलिए समुद्री दिवस मनाया जाएगा। विश्व मृदा दिवस का मतलब होता है, जैसे छोटी सी बात है इतना समझने के लिए, कि जो मृदा जो है उसको मतलब खराब होने से कैसे बचाया जाए। क्योंकि हम लोग आजकल जो है वो मिट्टी में इतनी ज़्यादा उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा रासायनिक कीटों और रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं कि भूमि जो है वो जल्दी बंजर हो जाएगी। तो हमें उसको समझाना है, मिट्टी की जाँच करवाना है कि हमें उसमें कितनी रासायनिक तत्वों की आवश्यकता है, क्या किसकी आवश्यकता है, उसमें कौन सा खाद्य पदार्थ उसमें डालना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मृदा की जांच करवानी बहुत ज़रूरी है। और मृदा की जांच करवाए बिना हम लोग उसमें इतनी ज़्यादा खादों का सेवन कर रहे हैं कि भूमि जो है बंजर होती जा रही है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को जल की महत्ता को समझाने के लिए लोगों के विषय में हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।